जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बच्चों। आई होप सो ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन, गुड। और एग्ज़ाम्स के अंदर टाइम थोड़ा सा ही रह गया है। आज 1 जनवरी है, आपको पता है। और इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। जो 2 मंथ बच चुके हैं। अच्छा, आज जो आपके लिए सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं, उसके अंदर हम लोग क्लास 9th के जो जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइज हैं, क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा फेडरल बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर हमारे पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे रिव्यू एक्सरसाइज, मतलब थ्योरम्स की एक्सरसाइजेज के अंदर से। तो उसको शुरू करने लगे हैं। आज की जो इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 10 को सॉल्व करेंगे, फिर इसी तरह 11, 12, 13, 14, 15 और 16 की रिव्यू एक्सरसाइज को आपके साथ में वन बाय वन इंशाल्लाह ताला सॉल्व करूँगा। तो गुड थिंग ऑलवेज टेक टाइम्स, आपको पता है, लेकिन आपको समझ नहीं कि थोड़ा सा टाइम जो है वो देना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू गेन द लॉट ऑफ नॉलेज। तो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम बच्चों। हमें टॉपिक है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 10। रिव्यू एक्सरसाइज के 10 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये हमें बोला गया ट्रू फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें जो है वो बच्चों जो है वो सॉल्व करने हैं। इसके अंदर हमें इससे थोड़ा सा नॉलेज गेट करना पड़ेगा। याद रखें, फाइनल एग्जाम के अंदर हमारे पास ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे, लेकिन इन जो हमारे पास ट्रू फॉल्स होते हैं, इन्हीं में से एमसीक्यूज बन के पेपर के अंदर आते हैं। चूँकि स्पेसिफिक एमसीक्यूज हमारे पास बोर्ड के लिए थ्योरम्स वाले चैप्टर के अंदर अवेलेबल नहीं है इस बुक के अंदर। तो बढ़ते हैं जी, हमारे पास ट्रू फॉल के अंदर पहला है रे हैज़ टू एंड पॉइंटर। तो बेटा इसके लिए ना हमें 3 चीज़ें पहले सीखनी पड़ेगी। वो ये हैं कि 3 किस्म की लाइंस होती हैं। सबसे पहले इधर समझ लेते हैं। पहली होती है बेटा, एक होती है लाइन, एक होती है रे। ठीक है, क्या होती है आपके पास? एक रे होती है, और एक आपके पास बेटा क्या होता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इन तीनों के अंदर आपको डिफरेंस बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि इन तीनों में से चांसेस होते हैं कि एक एमसीक्यू जब आपका फेडरल बोर्ड या पिंडी बोर्ड के अंदर, दोनों में से मतलब जो भी आपका बोर्ड है उसमें आ सकता है। तो लाइन वो होती है जिसके बेटा कोई एंड पॉइंट नहीं होता। याद रखें, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और मैथमेटिकली इसकी नोटेशन जो है वो बेटा इस तरह दी जाती है। लेट से कोई भी लाइन है ए बी, या वैसे कि जनरली मैथमेटिकली लाइन की जो नोटेशन होती है बेटा वो कुछ इस तरह होती है। ठीक है, मतलब कि ये जो एरोज के साइन होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये बढ़ रही है, लाइन ख़त्म होने वाली नहीं है। इस वजह से मैथमेटिक्स के अंदर लाइन की जो नोटेशन होती है मैथमेटिकली, वो इस तरह 2 एरोज उसके एंड पॉइंट के ऊपर लगाए जाते हैं। बात कर ली जाए रे, तो बेटा रे एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट तो हमें पता होता है, लेकिन इसका दूसरा एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता। ये फ़र्क है दोनों में, याद रखना है आपने। लाइन के अंदर दोनों एंड पॉइंट आपको नहीं पता होते, और रे के अंदर आपको एक लाइन की एक साइड पता होती है और दूसरी साइड नहीं पता होती। ये बात याद रखनी है आपने। तो इसकी जो मैथमेटिकली नोटेशन होती है वो बेटा कुछ इस तरह होती है। ठीक होगी बात ये, मतलब इसके एक एंड के ऊपर एरो नहीं होता, चूंकि वो हमें पता होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा जो एंड पॉइंट है वो अननोन होता है। इस वजह से उसके ऊपर जो है वो इस तरह हैट टाइप का एक हम लोग साइन जो है वो डाल देते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए बच्चों लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट की नोटेशन बेटा इस तरह होती है, ए बी और ऊपर एक छोटी सी डैश या मतलब लाइन डाल दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमें दोनों एंड पॉइंट पता होते हैं। सेगमेंट वैसे भी हम किसको बोलते हैं? किसी इवेंट को बोलते हैं। ठीक है, तो इवेंट का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर दोनों एंड पॉइंट हमें पता होते हैं। तो मैथमेटिकली लाइन सेगमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ए बी डैश से मतलब ऊपर लाइन डाल के की जाती है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए सीखना ज़रूरी था, ताकि हमें ये एमसीक्यूज थोड़े बहुत कुछ समझ आ जाएं। तो क्या है जी, पहला है अ रे हैज टू एंड पॉइंटर। वो पूछ रहे क्या रे के 2 एंड पॉइंट होते हैं? तो अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। बात समझ रहे हैं ये? तो हम इसके सामने चूंकि ट्रू फॉल्स हैं, तो हम इसके सामने बच्चों क्या लगा देंगे? फॉल्स लगाएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन ये बनता है आपके जहन में कि सर इसका एमसीक्यूज कैसे बनेगा? तो वो दे देगा रे हैज डैश एंड पॉइंटर,
ऑप्शन ए के अंदर 1, ऑप्शन बी के अंदर 2, ऑप्शन 3 के अंदर 3, या ऑप्शन 4 के अंदर मतलब डी के अंदर वो कह सकता है नन ऑफ दीज। तो हम अब फिर किसके ऊपर क्लिक करेंगे? 1 के ऊपर। क्यों? क्योंकि रे का एक एंड पॉइंट होता है, इस वजह से इसने इधर 2 लिखा है और हमने इधर क्या कर दिया बच्चों, इसको फॉल्स कर दिया। ये बात क्लियर होगी आपको। बढ़ते हैं जी अगले ट्रू फॉल्स की तरफ। इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। किसी भी ट्राइंगल के अंदर याद रखें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एक राइट एग्जिस्ट कर सकते हैं, दो राइट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो क्यों, इसको भी समझते हैं। इसको मैं रब कर लेता हूं। देखें, अगर मान लेते हैं ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर अगर एक 90 डिग्री का है तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि बाकी दोनों में से कोई भी एक 90 का हो। क्यों? क्योंकि अगर 90 का हो गया तो ये वाला एंगल हमारा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल का जो सम ऑफ एंगल्स होता है बच्चों वो 180 डिग्री होता है। तो अगर एक और 90 का लगा देंगे तो 90 प्लस 90 क्या होगा? 180। इसका मतलब है तीसरा एंगल तो फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसका मतलब है वो ट्राइंगुलर शेप नहीं बन सकती। तो इसने भी हमें यही कहा है, इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर क्या सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है? तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे इसको बच्चों, ऑप्शन के अंदर इसको ट्रू कर देंगे। ये बात क्लियर होगी आपको। बढ़ते हैं जी आगे, आसान सा है अगला। देयर 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। को का मतलब एक, लीनियर का मतलब, को का मतलब क्या होता है बेटा? 2, और लीनियर का मतलब एक। चैप्टर नंबर 9 में से हम पढ़ गए हैं। इफ दे लाइज ऑन द सेम लाइन, वो कहता है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, वो किसी इफ 3 पॉइंट्स आर द साइड टू बी कोलिनियर, कि अगर 3 पॉइंट्स आपके पास वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। अब इधर से एक इंफॉर्मेटिव बात है। अच्छा तो चलिए पहले इसके ऊपर ट्रू कर लेते हैं, क्योंकि हम ये बात बिल्कुल क्या कह रहा है? ट्रू कह रहा है। ये बात क्लियर होगी आपको। इसके बाद एक और चीज़ इसके रिलेटेड सीख लें कि जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं बेटा वो हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो है वो गेट होती हैं। कभी भी कोलिनियर पॉइंट से कोई शेप गेट नहीं होती, उससे जस्ट और जस्ट एक ही लाइन गेट होती है। क्लियर होगी बात ये। तो अब हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, ये ट्रू कर दिया, क्योंकि उसने यही पूछा क्या एक लाइन के ऊपर 3 एंगल अगर 3 पॉइंट्स लाइज करें तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो वो हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट है जी, 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट। अच्छा, पैरेलल का मतलब तो आपको पता ही है ना, कि जो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रही हो, या मे बी डायरेक्शन अगर अपोजिट भी हो, तो पैरेलल लाइंस बेटा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल लाइन जैसे इस वाइड के पैरेलल ये वाली इसकी लाइन पैरेलल है, और इसके पैरेलल ये वाला वाइड का, ये वाई रोड का ये वाला साइड जो है वो पैरेलल है। इसका मतलब है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक होगी बात ये। तो क्या लिखा हो जी, 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ओनली एट अ पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, क्योंकि पैरेलल तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। ठीक होगी बात ये। अगर आगे क्या कह रहा है, 2 लाइंस कैन बी इंटरसेक्टेड ओनली एट 1 पॉइंट। हाँ जी, याद रखें कि 2 लाइनें अगर इंटरसेक्ट करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर सकती हैं। जैसे आपको याद है कि हमने जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था उसके अंदर हमने जब ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, तो एक लाइन यूं गुजरती थी, लेट से एक लाइन यूं गुजरती थी, तो ये 2 लाइनें जो है सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर सकती हैं। कभी भी ऐसा पॉसिबल मैथ्स में नहीं होता कि 2 स्ट्रेट लाइंस हों या लीनियर इक्वेशंस की लाइंस हो और वो गुजर रही हों और वो एक दूसरे को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच करें, मतलब कि यूं। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हमें क्या समझ में आ गया कि 2 लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इसका मतलब है कि इसका भी हम आंसर क्या लगा देंगे बच्चों? ट्रू लगा देंगे। ठीक है, इसका एमसीक्यूज कैसे आ सकता है? 2 लाइंस कैन बी इंटरसेक्टेड ओनली एट डैश पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या
नन ऑफ दीज या 4 पॉइंट वट एवर कुछ भी वो लिख सकता है। ये बात आपको क्लियर अगर हो गई है तो हम बढ़ते हैं अगले एमसीक्यूज की जानिब। एमसीक्यूज में ये गिवन है अ ट्राइंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। अगर एक ट्राइंगल है उसके अंदर अगर उसकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक जैसी, हैज नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल, क्या उसके एंगल्स नॉन कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या पड़ी थी भाई? अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं उसके अंदर अगर तीन साइड्स इक्वल होंगी तो डेफिनेटली उसके तीन एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। ठीक होगी बात? ये मतलब एंगल और साइड, छः के छः कंपोनेंट दो ट्राइंगल्स के अगर इक्वल हों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है क्या कि अगर तीन साइडें इक्वल हैं तो फिर क्या उसके एंगल्स नॉन कॉन्ग्रुएंट होते हैं? ये कभी भी नहीं होता। अगर तीन साइडों की लेंथ बराबर है, मिसाल के तौर के ऊपर एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका नाम है ए बी सी, और इधर बच्चों रख लेते हैं डी ई और एफ। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर मानते हैं बच्चों, इसको 3 सेंटीमीटर रख लेते हैं, इसको भी डेफिनेटली 3 सेंटीमीटर फिर रखना पड़ेगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। अगर इस तरह की दो ट्राइंगल्स हों, उनकी लेंथ्स बराबर हों, आप जो क्रॉसपोंडेंस में होती हैं, तो फिर उनके एंगल भी जो है वो सेम होते हैं हमेशा। तो इस वजह से हम इसका आंसर बच्चों क्या दे देंगे? फॉल्स दे देंगे, क्योंकि इसकी बात बिल्कुल जो है वो एग्री नहीं हो रही। आई होप सो आपको ये एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने खुद करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बच्चों जो है वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर सॉल्व करता हूँ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जी 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इधर मैं थोड़ी सी लाइन लगा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। तो जी ट्राइंगल में बोला गया है कि इफ ए बी सी ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल एल एम एन के, एल एम और एन के। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है देन फाइंड द अननोन वैल्यू एक्स। भाई बड़ा आसान है ये, इसमें आप कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बेटा, हमें दिख रहा है कि एंगल ए पे बनने वाला एंगल एंगल एल पे बनने वाले एंगल के इक्वल है, चूंकि उधर भी 40 डिग्री एंगल है और इधर भी क्या है? 40 डिग्री एंगल है। इसके बाद एंगल बी पे बनने वाला एंगल एंगल एम के बराबर है, मतलब 80 डिग्री इधर भी है और इधर भी क्या? 80 डिग्री। तो डेफिनेटली अगर दो एंगल इक्वल आ जाएंगे ट्राइंगल के अंदर तो तीसरा इक्वल होगा। क्यों? अगर इधर से बात समझ नहीं आ रही तो हम यूं भी ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं कि अगर ट्राइंगल के अंदर टोटल सम क्या है? 180 डिग्री, एक 80 ये है, 40 ये है, 80 प्लस 40 कितना होगा? 120। 120 अगर हम लोग जो है वो माइनस कर ले 180 में से तो बच्चों बाकी कितना बचेगा? 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल सी जो है वो एंगल एन के बराबर है और एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे आप लोग सबसे पहले बेटा, इधर सोल्यूशन लिख के आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी इफ लिख लें, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एंड एन। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? हमने ऑब्जर्व क्या किया है कि एंगल ए जो है वो एंगल एल के इक्वल है, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल एल इज कॉन्ग्रुएंट टू या इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल किसके बच्चों? ए के। ये बात क्लियर होगी? ये पहली बात हमने लिख ली। दूसरी बात बच्चों हमने क्या देखी है कि एंगल बी जो है वो एंगल एम के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इधर भी 80 डिग्री का एंगल है और उधर भी 80 डिग्री का एंगल है। तो हम लिख सकते हैं दूसरी बात इधर से सेकंड में क्या लिखेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल, जी बच्चों एंगल जो बी है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? मेजरमेंट ऑफ एंगल एम के, मीन दैट के उस पे भी 80 और उस पे भी 80 है। तो देयरफॉर इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल हमारा x है वो बच्चों किसके इक्वल होगा भला? 60 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल? 60 डिग्री के इक्वल। चूंकि 80 80 के इक्वल है, 40 40 के इक्वल है, तो ये वाला एंगल फिर रेस्ट जो है वो हमारा
एक्स डिग्री जो है वो 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये भी आपका एमसीक्यू जो है वो छोटी सी डायग्राम बना के आपको पेपर के अंदर दी जा सकती है। आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली जस्ट एक लाइक तो बनता है ना जस्ट। तो क्या है जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन ऑफ अ गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमने इस गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर हमें अननोन्स निकालने हैं। क्या बच्चों निकालने हैं? अननोन्स। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ए बी सी एक ट्राइंगल थी, इसको उसने स्प्लिट किया है, एक लाइन जो के सामने इस लाइन के ऊपर है बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए से बी सी के ऊपर, ये इसको ऐसे पॉइंट के ऊपर टच कर रही है जो इन दोनों लाइंस को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रही है बच्चों? डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। बच्चों ये कोई भी फॉर एग्जांपल लाइन है और ए बी, इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और फॉर एग्जांपल ये पूरी लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर थी और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो ऐसी जगह के ऊपर गिरा आके कि उसने इसको 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के अंदर कट कर दिया, तो हम इसको क्या बोलते हैं जी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है जी। तो ये बाय का मतलब टू और सेक्ट का मतलब काटना होता है, इस वजह से इसको बाइसेक्टर बोलते हैं। बाय का मतलब क्या होता है? टू, और सेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने को बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इसने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी के ऊपर, तो इसने इसको दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया? क्या कर दिया बच्चों? कट कर दिया। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल ये बनी और एक ट्राइंगल ये बनी, और ये क्वेश्चन किधर से है बच्चों? थ्योरम नंबर 10.1.3 से। ठीक है जी, थ्योरम नंबर 10.1.2 जो दूसरा थ्योरम है हमारा, ठीक है, उसके अंदर से है। अब हम क्या लिख सकते हैं? ये बात अगर आपको समझ आ गई, इसको नोट कर लें। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा बन गया। अब इसको जी रब कर लेते हैं बच्चों और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जारी। तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, सॉल्यूशन में बढ़ते हैं बच्चों। हम क्या लिखेंगे? इफ ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी और सी, ये दोनों अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें ये जो साइंस होते हैं ना, एक्चुअली ये साइंस शो कर रहे होते हैं। इधर एक्चुअली एक साइन ये भी आप लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली लाइन इसके इक्वल है। अगर दो ट्राइंगल्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, उनमें किसी दो साइडों के ऊपर दो ऐसे लाइनें डली हुई है ना इस तरह करके, इसका मतलब है कि ये वाली जो दो लाइनों वाली लेंथ है ये इन दो वाली लाइनों वाली लेंथ के इक्वल है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इधर तो नहीं है समझने के लिए, कि अगर फॉर एग्जांपल इधर ये ऐसे तीन दिया हो, थ्री लाइंस इंटरसेक्ट करवाई हुई, मतलब नोटेशन होती है एक्चुअली ये, तो ये ए सी जो लेंथ है ये बराबर है किसके? ए बी के। ठीक है, तो चूंकि इधर हमारे पास नहीं है तो हम इसको फिर यूं ही मिला लेते हैं। तो हमने इसको मिला लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी, इफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, then measurement of BD is congruent to, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? मेजरमेंट ऑफ BC के। ऊपर लाइन क्यों डाली है? क्योंकि बच्चों ये लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। वो मैंने आपको स्टार्ट में समझा दिया है लाइन सेगमेंट क्या है। जिनको नहीं ना समझ आई उन्होंने शुरू से समझा ही नहीं है ध्यान से। तो ये लाइन सेगमेंट है, इस वजह से हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2m प्लस बच्चों क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है और हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। अब बच्चों इसको इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा? इधर से बच्चों देखते हैं, तो 5m माइनस का बच्चों क्या आ जाएगा? 2m इज इक्वल्स टू, ये 6 है इधर, ये 3 इधर नेगेटिव है, उधर जाकर बच्चों क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बात क्लियर होगी? इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा 9, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये क्या बनेगा? 3 का m,
3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्यों? चूँकि इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मेरे बेटो m का जो वैल्यू आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब सेटिस्फैक्ट्री भी हो सकती है। कैसे सेटिस्फैक्ट्री हो सकती है भाई? 5 इंटू एम की वैल्यू 3 है ना, तो देखिए 3 माइनस 3 और इधर 2 इंटू 3 माइनस 3 रखे तो कितना बनेगा, 15 5 3 टाइम 15 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3 है इधर, और ये क्या बनेगा, सॉरी ये 6 था, और ये अब फिलहाल बेशक इसको आप रहने दें ये आपको कंफ्यूज कर देगा। हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। तो ये आपका m का वैल्यू 3 निकला। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने अभी नहीं समझनी, इसको मैं एंड में समझाता हूँ क्योंकि ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। अब अपने क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है जी? उसने क्या कहा था, अननोन्स। तो एक m तो हमने बच्चों फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, x। तो अब बच्चों x फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। x फाइंड आउट करने के लिए बच्चों देखते हैं, देखें एंगल B जो है ना वो एंगल C के कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो ये एंगल B और एंगल C भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। और इसने क्वेश्चन के अंदर इधर एक छोटी सी लाइन डाल के इसकी नोटेशन भी बच्चों आपको क्या की हुई है, प्रोवाइड की हुई है। तो हम लिख सकते हैं एंड also angle B is congruent to एंगल C। एंगल B को एंगल C के कॉन्ग्रुएंट हम लिख सकते हैं। अगर ये बच्चों लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 5 था हमारा बच्चों 55 डिग्री इज इक्वल्स टू, कॉन्ग्रुएंट्स को आप इक्वल्स टू में चेंज कर देंगे और इधर मेरे बेटे क्या लिखेंगे, 5x प्लस 5 होल डिग्री, डिग्री को हटा लेंगे तो 55 क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 5x प्लस बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इस 5 को इधर ले आते हैं तो 55 माइनस 5 बेटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5x आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इधर से क्या बचेगा, 50 इज इक्वल्स टू 5x, ये 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू x। तो x का वैल्यू ये कटेगा इधर, तो क्या बनेगा जी हमारे पास x का वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लें जरा, 10 को x जगह के ऊपर रखें तो 10 इंटू 5 क्या होगा, 50, 50 प्लस 5 55, तो 55 और 55 इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये दो अननोन थे। हाँ, अगर आप अपना क्वेश्चन सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जो मैं इधर आपको बात समझाने वाला था, पहले वो देख लें कि ये 5m है माइनस 3 है, तो 5 इंटू m का वैल्यू कितना निकला था हमारा बच्चों 3, तो अब हम 3 रखते हैं और माइनस का क्या रख लेते हैं 3, तो ये 15, 5 3 टाइम 15 बच्चों, इधर क्या आ जाएगा आपके पास क्या आएगा आपको, माइनस का 3 आ जाएगा, और इधर क्या बनेगा आपके पास बच्चों 12 बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी साइड पे क्या था बेटा हमारे पास था, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, अब कंफ्यूज मत हो, ये 3 आ गया इधर, और इधर भी क्या आ जाएगा बच्चों 3, ये भी 3, तो ये 12 बना। अब दूसरी साइड पे क्या है जी, 2m प्लस का बच्चों क्या है 6, तो 2 इंटू 3 प्लस का 6, तो 6 प्लस 6 बच्चों क्या आ जाएगा 12। इसका मतलब है ये हमने प्रूफ कर दिया कि 12 और 12 ये साइडें आपस में क्या थी, इक्वल थी। ये बात आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन मैं बुक से देख लेता हूँ, और मुझे 1 मिनट चाहिए आपके ताकि मैं इसको रब कर लूँ। आप वीडियो को पॉज करके काइंडली इसको नोट करें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका फेडरल या पिंडी बोर्ड के अंदर आ सकता है। जी, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट और इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन में बच्चों हमें 5th क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन में बेटा हमें इफ ट्राइंगल पी क्यू और आर है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, हमें फाइंड करना है, फाइंड दी अननोन्स। ये हमें अननोन्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम ट्राइंगल बच्चों ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल है बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल इसने दी हुई है हमें, और इस जगह के ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है इसने। ये x है, ये q है, ये p है बच्चों, और ये r है, और इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और दूसरी ट्राइंगल, और इन्फॉर्मेटिव बात आज की ये है बच्चों, चलो वो भी बता देता हूँ कि नमाज़ पढ़ा करें,
अल्लाह ताला को याद रखें और मेहनत किया करें। मेहनत में अज़मत है, मेहनत हमारे नबियों ने भी की है और हमें भी मेहनत से ज़िंदगी के अंदर जो है वो काम करना चाहिए। और ऑनेस्टी दीन का जो मखज़ है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार कहा था कि ईमानदारी से हमें अपने काम को अदा करना चाहिए, बेशक कोई देख रहा है या नहीं, क्योंकि आपका रब आपको देख रहा होता है हर टाइम। जी तो बच्चों अब बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन है ये। हमें ट्राइंगल के अंदर ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ना, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एक पी क्यू आर ट्राइंगल है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, फाइंड दी अननोन। अब इसमें भी हमें बच्चों क्या फाइंड आउट करने हैं, अननोन फाइंड आउट करने हैं। तो जरा आपको दिख रहा है इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करने से कि ट्राइंगल ये जो आर पी है दिस इज द हाइपोटेनियस, 90 के सामने क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है, और इधर भी 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनियस है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लिख सकते हैं कि ये जो पी आर है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके बेटा, ए सी के। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, हम सोल्यूशन में बढ़ते हैं, सोल्यूशन में बढ़ के हम लोग क्या लिखेंगे, इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी एंड ए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ आर पी, या पी आर लिख सकते हैं आप लोग। और इनके ऊपर बेटा कौन सी साइन साइन डालेंगे हम लोग, लाइन का, लाइन सेगमेंट का, क्यों, क्योंकि इनके सेगमेंट्स, इनकी लेंथ जो है वो डिफाइंड है, नाउन है। तो अब हम क्या लिखेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसके लिए आप इसको याद रखने के लिए यू नोटेशंस भी दे सकते हैं। तो ये किसके इक्वल है बच्चों, 5 के इक्वल। तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा आपके पास, शाबाश, ये उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास है प्लस, तो 5 प्लस 1 y इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 6 है। जब आप y की वैल्यू इधर रखेंगे तो ये भी चेक कर सकते हैं कि 5 माइनस 1 सॉरी 6 माइनस 1, चूंकि y की वैल्यू 6 है तो ये भी 5 होता है, इसका मतलब है ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी क्या है बच्चों, इक्वल आ चुकी है। और ये आपका परपेंडिकुलर है 90 के ऊपर, हाइपोटेनियस के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के सामने क्या होती है बच्चों, बेस होती है। तो इधर भी देखें 90 के सामने क्या दिख रही है हमें, राइट एंगल के पर हाइपोटेनियस की नजर आ रही है, और हाइपोटेनियस के सामने हमारे पास क्या बच्चों, बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ क्यू पी जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए बी के। तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू बेटा आपके पास क्या होगा, 3 होगा। ये पहली बात हमने फाइंड की, सॉरी इस जगह पे हमने पहली चीज फाइंड आउट की है, इस जगह पे हमने बच्चों दूसरी चीज फाइंड आउट की है। अब तीसरी हमारे पास एक ही चीज है और वो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, और z किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। तो हम पहले लिखेंगे क्या, मेजरमेंट ऑफ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू आर के। देयरफॉर हम लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू 4 के इक्वल। तो जी ये हमारे 3 अननोन्स थे जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ये हमारी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज 10 थी, क्लास नंबर 9th के अंदर SSC 1 फेडरल एंड पीडी बोर्ड के लिए। तो बच्चों प्रैक्टिस के बाद ही आपको हर चीज़ आ सकती है। कोई इंसान ये समझे कि भाई किसी के पढ़ाने से, उस्ताद के पढ़ाने से कि हमें हर चीज़ आ जाएगी, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको ये दिल लगा के मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको ये आएगी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और एक लाइक का बटन दबाने से आपकी ज़ात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अप्रिसिएशन लाइफ में देते रहें, जो अच्छा काम करें उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। अगर कोई मिस्टेक अगर आपको तलाश होती है, पता चलता है, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आई विल इम्प्रूव टू माई मिस्टेक्स। अल्लाह हाफिज़।